हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल आरिफ चंपारनी में। दोस्तों, आज मैं इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्राचीन भारत का इतिहास लेकर के आया हूं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में लगभग 50 प्रश्न लिए हैं। सारे क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं। दोस्तों, मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही जवाब है कुणाल। दोस्तों, दक्कन पे विजय प्राप्त करने वाले राजा है कुणाल। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा अपने पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया था? मेगास्थनीज द्वारा दोस्तों अपने पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया था? तो इसका सही जवाब है 5। मेगास्थनीज ने अपने बुक में जो समाज को बांटा था वो 5 भागों में बांटा था। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। इसका सही जवाब होगा राजनीतिक नीतियों से। अर्थशास्त्र यहाँ पे राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था? पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो है वो किसका बना था? तो इसका सही जवाब होगा लकड़ी का। दोस्तों, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल बना था वो लकड़ी का बना था। पांचवें प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। पांचवा जो हमारा प्रश्न है, किस अभिलेख में यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसे यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था वो पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। दोस्तों, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख यह सिद्ध करता है कि चंद्रगुप्त का जो है पश्चिम तक उनका पकड़ था। अब हम छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा जो हमारा प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? सर्वप्रथम भारत का जो साम्राज्य है, भारतीय साम्राज्य, वो किसने स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने भारतीय साम्राज्य का स्थापना की थी। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? कौन सा स्तंभ था जिसमें अशोक ने स्वयं अपने को मगध का राजा बताया है? तो इसका सही जवाब होगा बाब्रू स्तंभ। दोस्तों, बाब्रू स्तंभ में उन्होंने अशोक जी ने अपने को सम्राट बताया। अब हम आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आठवां जो हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा कालसी में। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कालसी। अब हम 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 9वां जो हमारा प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक सम्राट जो थे उनके शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका सही जवाब होगा जेम्स प्रिंसेस। वे प्रथम अंग्रेज थे जिन्होंने अशोक सम्राट के शिलालेख को पढ़ा था। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध का विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में है? तो इसका सही जवाब होगा 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में दोस्तों ये उल्लेख है। अब हम 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 11वां जो हमारा प्रश्न है, कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? कौन सा ऐसा शासक था, कौन सा ऐसा राजा था जो बिल्कुल जनता के संपर्क में रहा करता था? तो इसका सही जवाब होगा अशोक। दोस्तों, अशोक जो है वो अशोक राजा जो थे वो हमेशा जनता के संपर्क में रहा करते थे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल का प्रयोग किया गया है? कौन सा ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा मुद्रा राक्षस। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा मुद्रा राक्षस। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कौन सा राज्यादेश है जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा मास्की। मास्की में ये राजा अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो इसका सही जवाब होगा अशोक। दोस्तों, श्रीनगर की स्थापना कौन से सम्राट ने की? तो अशोक ने। इसका सही जो अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? कौन सा ग्रंथ है जिसमें शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग
हुआ है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा अर्थशास्त्र। दोस्तों अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए यहाँ पे अर्थशास्त्र में इस्तेमाल किया गया है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो इसका सही जवाब होगा मेगास्थनीज जी ने। मेगास्थनीज जी ने कहा था। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता था? मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता था? तो सही जवाब होगा सड़क निर्माण अधिकारी को। दोस्तों सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अगर हम सम्राट अशोक के बारे में जानना चाहेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा स्रोत है वो क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा शिलालेख। शिलालेख से ही हम सम्राट अशोक के बारे में बिल्कुल सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 19वां जो हमारा प्रश्न है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसने कहा? यह एक कथन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह कथन कहा गया था। यह किनके द्वारा कहा गया था? तो इसका सही जवाब होगा मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। अब हम 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 20वां प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत कौन सा था? दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है बिंदुसार जी की जब मृत्यु हुई तो सम्राट अशोक एक प्रांत के गवर्नर थे, वो कौन सा प्रांत था? तो इसका सही जवाब होगा उज्जैन। वह उज्जैन के गवर्नर थे। 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 21वां जो हमारा प्रश्न है, किस सैंधव पुरा स्थल से फर्श के निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा कालीबंगा। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा कालीबंगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के जानकारी का स्रोत क्या है? उत्तर वैदिक का जो काल है उसके जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब होगा यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद। ये तीनों वेदों से हमें पता चलता है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या है? उत्तर वैदिक जो काल था उसकी विशेषता क्या थी? तो इसका सही जवाब होगा चित्रित, घूसर, मृदा भांडा तथा लोहा। दोस्तों ये सारी जो है उसकी विशेषता थी चित्रित, घूसर, मृद भांड तथा लोहा। अब हम 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 24वां जो हमारा प्रश्न है, मनुष्य के जीवन को किन 4 आश्रमों में बांटा गया? मनुष्य के जीवन को किन 4 आश्रमों में बांटा गया? तो इसका सही जवाब होगा ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ये 4 अवस्था में बांटा गया, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, नाटकों के मंचन को क्या कहा जाता था? नाटक का जो मंच था उसे क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा सैलूस। नाटक के जो मंच थे उसे पहले सैलूस कहा जाता था। दोस्तों 26वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। 26वां जो हमारा प्रश्न है, वैदिक काल का सबसे बड़ा और ज्यादा लोहपुंज कहाँ मिला है? वैदिक काल का सबसे बड़ा और ज्यादा लोहपुंज कहाँ मिला है? तो इसका सही जवाब होगा अंतरजीखेड़ा में। दोस्तों इसका सही जवाब होगा अंतरजीखेड़ा में। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता था? जो धनवान थे, जो जिनके पास पहले रुपया पैसा हुआ करता था, उन्हें क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों एभ्य। पहले के जो धनवान व्यक्ति थे उन्हें एभ्य कहा जाता था। अब हम 28वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल में किन सिक्कों का जिक्र मिलता है? उत्तर वैदिक काल में जो सिक्के का जिक्र था वो कौन सा सिक्का था जिनका जिक्र उत्तर वैदिक काल में मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा निष्क, शतमान तथा कसनल। ये इन सारे सिक्कों का जिक्र हमें उत्तर वैदिक काल में मिलता है। 29वां प्रश्न है, मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बनाए बर्तन को क्या कहा जाता था? दोस्तों मिट्टी के एक बर्तन बनते थे विशेष प्रकार के, उन बर्तनों का क्या नाम था, उन्हें क्या कहा जाता? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसका सही जवाब होगा चित्रित धूसर मृद भांड। चित्रित धूसर मृद भांड ये मिट्टी के बर्तनों का नाम था। दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है, 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख कहाँ मिलता है? दोस्तों 24 बैल को एक साथ बांध करके हल को खींचा जाता था, इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, कौन सी जगह पे मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा काठक में। इसका सही जवाब काठक होगा, काठक में इसका उल्लेख मिलता था।